Hey guys, once again welcome back to my channel. We are on day 6 and in my previous video I had instructed you regarding the above 3 parts, and for the literature part under Shakespeare poetry we have completed all the famous poems of William Shakespeare. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें अगर आप शेक्सपियर की पोइट्री करना चाह रहे हैं तो। और अभी हम आगे करने वाले हैं शेक्सपियर की 154 सोनेट्स। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द इंक। So we have already covered up Shakespeare as a poet. Shakespeare's famous poems Venus and Adonis हम कर चुके हैं, The Rape of Lucrece कर चुके हैं, All the World's a Stage कर चुके हैं, और साथ ही हमने कंप्लीट कर लिए द फिनिक्स एंड द टर्टल। और अब हम पढ़ने वाले हैं शेक्सपियर की सोनेट्स। द ट्रेडिशनल शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म हैज़ 14 लाइन्स कॉम्प्राइज्ड ऑफ 3 क्वाट्रेन्स एंड 1 राइमिंग कपलेट। सो जो शेक्सपियर के सोनेट्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग अ यूनिक काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो यूनिक काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है वही इसको एक शेक्सपियरियन सोनेट बनाती है। क्या है, देखो आप सबको पता है सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, लेकिन जो शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं उसमें 3 तो स्टेंजाज होंगे, क्वाट्रेन्स होंगे, यानी कि हर एक स्टेंजा में 4-4 लाइन्स होंगे, और एक राइमिंग कपलेट होगा, यानी कि लास्ट में 2 लाइन का स्टेंजा होगा। ठीक है, और ये जो पोएम्स हैं, ये जो सोनेट्स हैं वो सारी इयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं। अब आपको लग रहा होगा इयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, पेंटा मीन्स होता है 5, है ना। तो इयम्बिक पेंटामीटर क्या है ना, उसमें 10 सिलेबल्स होते हैं, लेकिन उन 10 सिलेबल्स में से 5 सिलेबल स्ट्रेस्ड होते हैं। एक सिलेबल आपको स्ट्रेस्ड मिलेगा, फिर एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल मिलेगा, फिर एक स्ट्रेस्ड सिलेबल मिलेगा, फिर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल मिलेगा। अब बहुत सारे ना कैंडिडेट्स को यही नहीं पता कि सिलेबल क्या होता है, हालांकि अपने पीजीटी के सिलेबस में सिलेबल है नहीं, लेकिन मैं आज आप लोगों को ना एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सिलेबल होता क्या है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं, अगर आपको नहीं पता है सिलेबल तो आप एक बार प्लीज़ मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में लिखें या लाइक बटन पे दबाएं, ताकि मुझे आइडिया हो कि भाई कितने लोगों को सिलेबल पता है। अब देखो अपने हिंदी में जो स्वर होते हैं ना, है ना, तो वैसे ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं कि 5 वॉवल्स होते हैं, बट एक्चुअली ये जो 5 वॉवल्स जो हम बोलते हैं A-E-I-O-U, ये हमें बचपन से ना हमेशा गलत पढ़ाया गया है, क्योंकि ये वॉवल्स नहीं होते हैं। वॉवल्स का मतलब होता है इन पांचों के जैसी जो साउंड प्रोड्यूस हो, यानी हिंदी में जो ए आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ ये वाली जो साउंड प्रोड्यूस करने वाले लेटर्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सिलेबल बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो अब बहुत डीप में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि वॉवल्स में मोनोथॉन्ग्स होते हैं, डिप्थॉन्ग्स होते हैं, वो इतना डीप आपको जाने की नहीं ज़रूरत है। सिलेबल क्या होता है, जैसे अभी मान लो हमने वर्ड बोला बिस्किट, है ना, तो मैं यहाँ लिखती हूँ एक बार, आप ना इसकी स्पेलिंग पे मत जाओ, आप इसके सुनने वाली बात पे जाओ, इसके फनीम्स पे जाओ, इसकी साउंड पे जाओ, है ना, बोलने में कैसा जा रही है, बिस और फिर किट। ये मैं आपको इसकी ट्रांसक्रिप्शन एक तरह से आप मान सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन लिख के दिखा रही हूँ। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन अपने सिलेबस में नहीं है तो मैं इसको नहीं पढ़ा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छे से करवा सकती हूँ। तो अब ये मैंने लिख दिया बिस्किट। अब देखो सिलेबल क्या होना, अब बिस्किट जो वर्ड, वैसे तो बिस्किट की स्पेलिंग क्या होती है, BISCUIT, है ना, लेकिन इसको जब हम बोलते हैं तो हम इसको बिस्किट बोलते हैं, बिस्कुट नहीं बोलते हैं, वो हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन बिस्किट होता है। तो अब बिस जो है ये एक सिलेबल हुआ और किट एक सिलेबल हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं या सिंगल लेटर है उसमें एक वॉवल साउंड आनी चाहिए, और एक झटके से, 1 सेकंड के झटके से वो लेटर बोलना चाहिए, वो वर्ड बोला जाना चाहिए। अब ये बिस्किट वर्ड, अब जैसे सरस्वती है ना, तो सर, ये ट्रांसक्रिप्शन में जो उल्टा ई जिसको लिखते हैं, छोटा अ जो होता है ना, सर
अस फती। अब ये जो मेरा नाम है इसमें आपको कितने सिलेबल मिले हैं? 3 सिलेबल, समझे आप? अब जो सिलेबल्स होते हैं ना इंग्लिश में बोलते वक्त भी, कोई देखो आप कभी किसी फॉरेनर की इंग्लिश को सुनते होंगे यूट्यूब पे या ऑडियो वगैरह देखते होंगे, तो उनके ना एक ही वर्ड में कभी टोन ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। तो हर एक कोई सिलेबल तो स्ट्रेस्ड होता है, कोई सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है। तो 5 सिलेबल तो स्ट्रेस्ड होते हैं और 5 सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होते हैं। इसको हम बोलते हैं इयाम्बिक पेंटामीटर, यानी कि इन टोटल करके आपको एक इयाम्बिक पेंटामीटर की लाइन में पर लाइन में 10 सिलेबल्स मिलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शेक्सपियर्स सोनेट जनरली फोकस ऑन द थीम ऑफ लव एंड लाइफ। तो शेक्सपियर की सोनेट्स का थीम क्या है? लव और लाइफ है उनकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ये प्लीज़ अपनी नोटबुक में नोट कर लें। उनकी जो फर्स्ट 126 पोएम्स थी वो डायरेक्टेड थी एक यंग मैन को। ठीक है, अब ये यंग मैन जो थे ये इसके लिए ना बड़ा ही डाउट है भी कौन यंग मैन था, क्योंकि ये एक ना मिस्टीरियस है, ये एक मिस्ट्री है आज भी। लोगों को ये पता है, लोग कुछ कुछ जो क्रिटिक्स हैं वो किसी किसी का नाम डालते रहते हैं कि हो सकता है कि ये यंग मैन वो होगा, ये यंग मैन वो होगा, बट एक्चुअली इसका कोई ना लॉजिकल ग्राउंड नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि ये एक ऐसे यंग मैन से प्यार करते थे जिन पे जो स्पीकर है ना, हम शेक्सपियर नहीं बोलेंगे, स्पीकर बोलेंगे, नरेटर बोलेंगे, जिस यंग मैन से वो शादी करने की इच्छा रखते हैं। बट दिस मैन देन बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पीकर्स डिज़ायर। लेकिन बिगनिंग की पोएम्स के बाद एंड तक पहुँचते पहुँचते टूवर्ड्स द पोएम नंबर 126 तक पहुँचते पहुँचते ये जो यंग मैन है वो कहीं ना कहीं एक तरह से इसको रिजेक्ट कर देते हैं और इन दोनों का यूनियन नहीं हो पाता है, और इसलिए बस वो फिर एक जो स्पीकर है उसके लिए ऑब्जेक्ट बनकर रह जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली 126 जो पोएम्स हैं वो किसको डेडिकेटेड है, किसको मतलब एड्रेस कर रही हैं? वो एड्रेस कर रही हैं एक यंग मैन को, राइट। और जो लास्ट 28 सोनेट्स हैं वो एक ओल्डर वुमेन को है ना, उनसे बड़ी एज की कोई वुमेन है, जो डार्क लेडी का रेफरेंस उसमें आता है, जो हमेशा डिज़ायर करती है एंड लोदिंग इन द स्पीकर, मतलब उसको हमेशा पाने की कोशिश करता है और उसके लिए वो टेम्पटिंग है, लालच कर रहा है, लेकिन वो भी उसको नहीं मिल पाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये अब डार्क लेडी को लेकर भी एक मिस्ट्री है कि भी पता नहीं कौन है जिसको ये चाहते थे, या स्पीकर बोल सकते हैं, तो ये अभी तक मिस्ट्री ही है। और ऐसा माना जाता है कि 154 सोनेट्स जब प्लेग के टाइम में उनका थिएटर पूरा बंद हो गया तो उस टाइम में लिखी गई हैं। अब 154 की 154 सोनेट्स तो आप लोग याद नहीं करने वाले हो, मैं आपको ना टॉप जो 7 सोनेट्स हैं वो अभी करवाऊंगी, और उन टॉप सोनेट्स में से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लीज़ नोट कर लो। एक तो सोनेट नंबर 116 और एक सोनेट नंबर 18। पहले 18 कर लेते हैं, सीक्वेंस में हो जाएगा हमारा। एक सेकेंड आप रुकिएगा। जो सोनेट नंबर 18 है, अब देखो ये 2 सोनेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने जैसे याद किया था अपने टाइम में, वैसे अब मैं आपको याद दिलवा रही हूँ कि कौन कौन सी सोनेट इंपॉर्टेंट है। सोनेट नंबर 18 एंड सोनेट नंबर 116। अब ये जो सोनेट नंबर 116 और 18 है, ये किसको डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है हमारे जो यंग मैन है उनको डेडिकेटेड है। तो आपको कंफ्यूज ही नहीं होना है कि ये दोनों पोएम किसको डेडिकेटेड है, यंग मैन को डेडिकेटेड है। अब देखो सोनेट 18, 1 आप लगाओगे, ठीक है, 1 आपने लगा लिया, फिर 8 एकम 8, 8 दूनी 16 है ना, 8 2 जा 16। तो इस तरह से याद रखो, ये एक सोनेट नंबर 18 है, एक सोनेट नंबर 116 है।
अब सोनेट नंबर जो 18 है उसको वर्ड बाय वर्ड हम समझेंगे। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, दी का मतलब क्या हो गया, यू। अब यहाँ पर ये एक यंग मैन को एड्रेस कर रहे हैं और उन्हीं को देखो बेटा, जो ओल्ड इंग्लिश है ना, यानी कि जो शेक्सपियर की इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश नहीं बोलेंगे हम इसको, मॉडर्न इंग्लिश ही बोलेंगे वैसे तो एलिजाबेथन एज में दी का मतलब होता था यू, आर्ट का मतलब है आर। तो ऐसे ऐसे जो वर्ड्स हैं ना, आप इनको अपने आप ही चेंज कर लें अपने माइंड में कि भाई हाँ ये चीज़ ये ऐसे लिखी हुई है। शैल आई कंपेयर यू टू अ समर्स डे, डू आर्ट, अब ये डू का मतलब भी क्या है, यू आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, एंड समर्स लीज हैथ ऑल, अब लीज हैज़ हो जाएगा यहाँ पर, है ना, all too short a date, sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed। अब यहाँ पर क्या बताया गया ना कि भाई मैं तुम्हें एक दोपहर के दिन के साथ कंपेयर करूँ क्या, लेकिन वो जैसे जैसे वो पोएम आगे बढ़ाता है, सोनेट आगे बढ़ाता है, उसको लगता है कि लेकिन नेचर का तो रूल है कि सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं, अनट्रिम्ड तो कुछ होता है तो एक बार जल्दी से हम इसकी हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। क्या मैं आपकी तुलना गर्मी के दिन से करूं, आपकी कला अधिक सुंदर है और अधिक समशीतोष्ण है। समशीतोष्ण का मतलब क्या होता है, ना गर्म ना ठंडा। टेम्परेट का मतलब क्या होता है, ना गर्म ना ठंडा। तेज हवाएं मई की प्यारी कलियों को हिला देती हैं और ग्रीष्म पट्टे की तारीख बहुत कम है ना। तो यहाँ पे समर स्लीज का मतलब है कि समर के जो डेज हैं, जो टाइम पीरियड आ रखा है यहाँ पर, ठीक है। और जो ग्रीष्म के दिन हैं उनकी तारीखें भी बहुत कम है। कभी कभी अत्यधिक गर्मी से स्वर्ग की आंखें चमक उठती हैं और अक्सर उसका सुनहरा रंग फीका पड़ जाता है, और हर मेले में कभी न कभी गिरावट आती है, संयोग से या प्रकृति के बदलते रूप से, बिना छटाई के। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये बता रहे हैं कि भाई समर भी जो है ना वो तुम्हारे आगे फीकी पड़ गई है, ये मान के चलो। आपकी समर भी गर्मियों में तो सबसे ज़्यादा चमचमाएगी, लेकिन तुम्हारे आगे ना मतलब वो सब जो कॉम्प्लेक्शन है, तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्शन उसके आगे वो सब डिम हो जाने हैं, सब कम हो जाने हैं। By the eternal summer shall not fade nor lose possession of that fair dew ovest, nor shall death do मतलब you, ovest मतलब आपने ओन किया हुआ था, हैज़ ओन्ड जिसको हम अभी बोलते हैं अपने प्रेजेंट इंग्लिश में। नॉर शेल डेथ ब्रैग, ब्रैग मीन्स होता है डींगे मारना, है ना। डू वेंड्रेस्ट यू वेंडर्ड इन हिज शेड, when in eternal lines to time do grow, so long as men can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee। लेकिन परंतु तेरा अनंत ग्रीष्म काल फीका नहीं पड़ेगा, न ही उस मेले का कब्जा खोओगे जो तुम पर बकाया है ना। जो तुम्हारे पास पोजेशन है, जो तुम्हारे पास फेयरनेस है, उस जो तुम्हारे पास है उसको कभी नहीं तुम मतलब खोने वाले हो। ना ही डेथ जो है वो कभी भी इतराएगी, डिंगे मारेगी। क्यों नहीं मारेगी, क्योंकि उसकी छाया में भटकेगा। मतलब बेशक डेथ हो जाए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन तुम्हारी जो ब्यूटी है वो एटर्नल रहने वाली, जो तुम्हारी जो गोल्डननेस है, जो तुम्हारा जो समर है वो एटर्नल है, ये बोलना चाहता है वो यहाँ पर, है ना। तुम शाश्वत हो, हमेशा रहने वाले हो। When in eternal lines to time do growest, और जब आप समय की शाश्वत पंक्तियों में विकसित होते हैं, जब तक मनुष्य सांस ले सकते हैं या आंखें देख सकती हैं, यह लंबे समय तक जीवित रहता है और यह तुम्हें जीवन देता है। तो अब यहाँ पर ये है कि भाई जब एटर्निटी तुम्हारे साथ है, मैं अब तुम्हें पोएम्स में लिख रहा हूँ तो तुम हमेशा के लिए एटर्नल होते जा रहे हो, ये चीज़ बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि अब ये जो चीज़ें हैं, जब तक इंसान मेरी इन लाइनों को पढ़ेगा तब तक तुम जिंदा रहने वाले हो। तो इस तरह से सोनेट नंबर 18 जो है हमारी वो कंप्लीट हो जाती है। आज पता नहीं सिस्टम। अब बात करते हैं सोनेट नंबर 116 की। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, देखो आपके शेक्सपियर की जो पोइट्री अगर आएगी ना, उसमें से मेरा जो गेसवर्क बोलता है वो यही है। मोस्ट प्रोबेबली तो आपको आ सकता है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, 7 एजेस, या फिर आपको विनस एंड एडनिस का आ सकता है, या फिर आपको सोनेट नंबर 18 या फिर सोनेट नंबर 116।
इन 4 पोएम्स में अगर पोइट्री कोई आती तो इन 4 पोएम्स में से कोई ना कोई एक आ सकती है। ये मेरे गेस है और मुझे लग रहा है कि इन्हीं में से कोई एक आएगी, तो आप इनको बहुत ध्यान से सुने। अब नेक्स्ट है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये दोनों पोएम्स ना बेटा आपके किसी न किसी बीए के, आपने चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो तो आपके बीए में या फिर आपके मास्टर्स डिग्री में ये ज़रूर से ज़रूर ये पोएम आपके किसी न किसी सिलेबस में मिलेंगे, किसी न किसी पेपर में आपके ज़रूर होंगे। तो ये चीज़ शो करती है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोइट्री है, ठीक है। और सेकंड जो ये भी यंग मैन को डेडिकेटेड है, और यहाँ पर भी एटर्नल लव की बात की है, यूनिवर्सल लव की बात की है पोइट ने। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज़ नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि मुझे सच्चे मन की शादी में बाधाएं स्वीकार नहीं करनी चाहिए, है ना। इम्पेडिमेंट्स मीन्स होता है रुकावटें, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, कि जब जहाँ मन सच्चे होते हैं ना तो वहाँ उनका ऑटोमेटिक मिलन हो जाता है। मैरिज से मतलब वो वेडिंग लॉक वाली बात नहीं है, यहाँ पर मिलन, दिल से दिल का मिलने वाली बात है। तो वो किसी भी तरह की, जब दिल से दिल मिल जाते हैं तो किसी भी तरह की बाधाएं जो है उनको स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं होती है। लव इज़ नॉट लव विच, वो प्यार नहीं होता है जो जैसे मान लो समय के साथ बदलता रहता है, जो चेंज होता रहता है। थोड़ा सा बदला हुआ, अभी जैसे जो आजकल का लव है वो मिनट मिनट में ऑल्टर होता रहता है। अभी बोलेंगे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर 2 मिनट बाद बोलते हैं कि हम प्यार नहीं करते हैं। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या फिर क्या है, मान लो कोई इस प्यार को हटाना चाहे तो उसके साथ झुक जाता है, वो रिमूव हो जाता है ना। तो ये भी प्यार नहीं है। ओ नो, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, कि यह चीज़ हमेशा ध्यान रखने की है कि प्रेम जो है वो एवर फिक्स्ड मार्क है, वो हमेशा स्थिर रहने वाला मार्क है, हमेशा फिक्स रहने वाला मार्क है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन, चाहे मतलब कितने ही बड़े भारी तूफान हो जाए उनको भी वो देख सकते हैं, उनसे वो नहीं हिलता है। हाँ, इट इज़ द स्टार टू एवरी वेंडरिंग बाग, और यह हर भटकती हुई छाल का सितारा है। अब यहाँ पे बार्क वर्ड जो इसके 2 मीनिंग निकल सकते हैं। एक बार्क तो हो सकता है जो पेड़ की बार्क होती है, छाल होती है, और दूसरा होता है जो डॉग्स बार्क करते हैं, यानी कि रात में जो स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स जो घूम रहे हैं उनके बीच में भी चमकता हुआ सितारा है ना। वेंडरिंग बाग से मतलब यहाँ पर ये भी मान सकते हैं टेम्पेस्ट के कारण जो पेड़ की छालें इधर उधर उड़ रही हैं उसमें भी ये स्टार की तरह चमकता रहता है। हुज वर्थ इज अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, और प्रेम की का जो मतलब प्रेम इज़ प्राइसलेस, हाँ, चाहे वो कितनी ही हाइट पे पहुँच जाए, वो कितना ही बोझ, लेकिन उसके कोई मूल्य नहीं हो सकते, ये अनमोल है। लव इज़ नॉट टाइम्स फुल, और प्रेम समय का मूर्ख नहीं है। इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि आज तुम सुंदर हो तो इसलिए तुम्हें प्यार किया जा रहा है और कल को तुम बदसूरत हो जाओगे तो फिर प्यार नहीं किया जाएगा। प्यार समय के जो लोगों को बुद्धू बनाता है ब्यूटी के कारण, ऐसा प्यार नहीं जिसमें रोजी लिप्स होते हैं, चीक्स होते हैं, गाल होते हैं, है ना। विद इन हिज बेंडिंग सीकल्स कंपास कम, और जैसे जैसे समय की जो दराती का जो कंपास है वो चलता रहता है, यानी कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, एज बढ़ती जाती है ना, समय क्योंकि सबको चेंज करता है, उसमें लव ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स, लेकिन वो ऐसे समय में जो प्रेम है वो नहीं बदलता है छोटे छोटे घंटों में या छोटे छोटे हफ्तों में, बट वो क्या करता है, वो बेयर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। प्रलय का जो अंत जो आता है ना, विनाश की कगार तक भी वो प्रेम हर एक तरह की चीज़ों को सहन करते हुए चलता है। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव्ड। और कहते हैं अगर मान लो मेरे को प्यार समझने में कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है, और ये चीज़ मेरे पे सिद्ध हो सकती है कि मैंने प्यार को गलत तरीके से लिखा है, गलत तरीके से समझाया है, तो आज के बाद फिर मैं कभी भी लिखूँगा नहीं, और कोई भी मैं मतलब ऐसा मानूंगा कि मैंने किसी भी व्यक्ति से प्यार नहीं किया है, और ना ही कोई और व्यक्ति किसी से प्यार कर रहा है अगर मैंने मान लो प्रेम को झूठा लिखा है तो। सो ये है सोनेट नंबर 116। ये दोनों पोएम्स आपको 100% अगर मतलब शेक्सपियर आएंगे तो ये 4 पोइट्री जो मैंने आपको बताई हैं मेरे अकॉर्डिंग वही हैं। क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। अब नेक्स्ट है सोनेट नंबर 106। देखो बेटा मैंने एक तरफ आपको इंग्लिश पोइट्री लिखी है, एक तरफ उसका ट्रांसलेशन लिख दिया है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल का मेंबर बन सकते हो। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको ये सारी जो पोइट्री है शेक्सपियर की, ये सारे नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। फिर इसके अलावा सेकंड नंबर पे इम्पॉर्टेंट पोएम, मतलब उन चारों के अलावा सोनेट नंबर 138 है, फिर सोनेट नंबर 98 है। आप इन सब के वो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप पीडीएफ ले सकते हो। फिर सोनेट नंबर 130, सोनेट नंबर 104। So that's all for today. Thank you and have a great day.